से भी वेरी स्पेसिफिक, विद इन 10 मिनट्स सब्जेक्ट मैटर खत्म हो सकता है। माननीय विक्रम ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की वर्तमान स्थिति के ऊपर नियम 130 में जो प्रस्ताव आदरणीय श्री भवानी सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, उसके ऊपर मैं कुछ विषय रखूंगा और आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन सारे विषयों पे गहन चिंता भी करेंगे और वित्तीय स्थिति ठीक हो, इस तरफ बढ़ेंगे भी। लेकिन ये होगा तभी अध्यक्ष जी, अगर मन आत्मा साफ है तो। हम कुछ बोलते हैं, कुछ सही बातें बोलते हैं, तो उसको केवल ये सोच के कि ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं इसलिए हमने इसको रोकना है, उसका कोई नहीं फायदा है। वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जो आवश्यक कदम है उसके ऊपर हमें चर्चा भी करनी चाहिए और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब भी खड़े होते हैं, बात करते हैं कि, और इनके साथी भी इस बात के लिए इनका धन्यवाद करते हैं कि आप बड़े अच्छे स्टेप ले रहे हैं और आपके कारण से ये सारी की सारी स्थितियां ठीक हो रही हैं। स्टेप लेने चाहिए, लेकिन आप ऐसे स्टेप ले रहे हैं जिसके कारण से मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो बोला है, ऑफ द रिकॉर्ड भी बोला है माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहां भी बोल रहा हूं, आप वो स्टेप लीजिए जिसके कारण से आपके टूरिज्म का क्षेत्र बढ़े, टूरिज्म में लोग आए, इंडस्ट्री आपकी अच्छी हो। हमारे पास पावर है, उस पावर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पे आके अपने प्लांट्स लगाएं यहाँ पे। और लेकिन आप जिस प्रकार की टर्म एंड कंडीशन, जिस प्रकार की पॉलिसीज आप दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता, ये अभी बोल रहे हैं 2026 2027, लेकिन आप जिन कंडीशंस को यहाँ लगा रहे हैं उसके कारण से आएगा कौन आपके पास? आपके पास तो तभी कोई आएगा। अब हिमाचल प्रदेश में कोई इंडस्ट्री क्यों लगाए आके? आप कोई अट्रैक्शन देंगे, उसी के कारण से यहाँ आएगा कोई। हमारी टोपोग्राफी ऐसी है, उसके कारण से हम बोलेंगे कि भाई आपको यहाँ ज़मीन सस्ती मिलेगी, आपको बिजली यहाँ सस्ती मिलेगी। हम जो साथ की स्टेट्स हैं उनके साथ हम कॉम्पिटेटिव जो है वो डिसीजन लेंगे, तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों की तरफ हम जो वित्तीय स्थिति की बात सब लोग करते हैं उसका कोई फायदा होगा। अब जब कोई बात आती है तो ये बोल दिया जाता है कि जी महाराज आपने तो कर्जा बढ़ा लिया। भी अच्छा होता कि आप बिल्कुल कर्जा ना लेते और आप चलाते, तब पता चलता कि ठीक है जी आप तो इस लाइन से हटे हैं। हमने तो जितना 5 वर्षों में लिया उससे ज्यादा तो आपने 2 वर्षों में ले लिया। आपने 24,176 करोड़ रुपया इन 2 वर्षों में, अभी 2 भी पूरे नहीं हुए, मेरे ख्याल 2-4 दिन में और लेने वाले हैं 600-700 करोड़। अब ये पता है कि ये हमारी मजबूरी है, ऐसा करना ही पड़ेगा, तो इसको हमने ठीक कैसे करना है? अब ठीक करने के लिए मैं देख रहा था साहब कह रहे हैं कि 2 सालों से मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, बड़ी ज्यादा मेहनत की है। तो ये मैं देख रहा था इनका रेवेन्यू रिसीट 2023-24 का, हमारे समय में 38,945 करोड़ था और ये 23-24 के अंदर 38,000 करोड़ रह गया, -2.43 डिक्रीज हुआ है। अब कैसे आप वो जो आप बोल रहे हैं कि ऐसा मैं कर रहा हूं, तो उसके कारण से आपका रेवेन्यू रिसीप्ट क्यों नहीं बढ़ रहा? इसलिए जो आपकी जो पॉलिसीज और प्रोग्राम है उसके ऊपर हम लोगों को चिंता करनी चाहिए कि क्या हम किस दिशा में चले। मैंने सुबह भी बोला था, माने मुख्यमंत्री जी मेरी बात की तरफ ध्यान दें जरूर, कि आप इतना दबाव डालिए, आप इतना, हमारे पास है क्या? एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा? सरकारी नौकरी हम नहीं दे सकते, हमारे पास ले दे के इंडस्ट्री है, टूरिज्म है। तो भाई इंडस्ट्री वालों के लिए आपने इतना ज्यादा दबाव दे देना, आज भी दिया आपने दबाव संशोधन करके सुबह, कि अब और पैसे मांग रहे हैं आप उनसे। ये देखिए, ये मैं थोड़े से इंडस्ट्री के बारे में ही बोलना चाहता हूं। आपने लाइसेंस फीस में 192% बढ़ाया है आपने, यानी जिसकी लाइसेंस फीस 55,000 रुपया थी उसकी 1,60,000 रुपया हो गई है, 45,000 रुपये वाले की 1,50,000 हो गई है। अब फार्मास्यूटिकल लाइन में आप लोगों ने
प्रोडक्शन की जो लाइसेंस फीस है, प्रोडक्ट लाइसेंस फीस, उसमें आपने 70% वृद्धि कर दी है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आप लोगों ने बढ़ा दी है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ आप लोगों ने बढ़ा दिया है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट ने अगर कोई नया कनेक्शन लेना है, आप 1 किलोवाट का कनेक्शन लेने के लिए 200 रुपया लेते थे जी, अभी आप लोग 200 की जगह 2500 रुपया ले रहे हैं। कौन आएगा आपके पास? इसलिए इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है। हम बोलते हैं इंडस्ट्री के अंदर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जो आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक यहाँ योजना लाए और उसके बहुत फायदे हुए। धरातल के ऊपर अगर उसको देखा जाए तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंदर नौजवानों ने सॉफ्ट कर्जा लिया, उनको सब्सिडी मिली और उसके कारण से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। आप लोगों ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का गला घोट दिया। उसमें ना तो कोई नया व्यक्ति मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में लोन ले पा रहा है, जिनकी सब्सिडियां देनी है उनकी आप सब्सिडी नहीं दे रहे। और इस तरीके से हम लोग किस तरफ चले हुए हैं? आपकी इन सारी पॉलिसीज के कारण हो क्या रहा है? आपने मेडिकल डिवाइस पार्क और दूसरा ये ब्लड ड्रग पार्क, उसकी ऐसी तैसी फेर दी है। मेडिकल डिवाइस पार्क में, ब्लड ड्रग पार्क में कौन आएगा आपके पास? आपने ब्लड ड्रग पार्क के 2 साल बीत जाने के बाद उसकी शुरुआत जो करनी चाहिए, जिस तरफ को बढ़ना चाहिए, अभी वहां कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात इस प्रकार का जिस समय आता है एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उसकी तरफ बढ़ा जाए ताकि बाकी लोग आए। सड़क कच्ची चल जा सकती है, वहां पे सड़क नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बेसिक जो चीजें हैं वहां पर ब्लड ड्रग पार्क के लिए जो चाहिए, आप उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। और फिर आप लोगों ने कहा जी मेडिकल डिवाइस पार्क में आप लोगों ने नेगोशिएशन ठीक नहीं की है। आपने कहा जी मैं तो सेंटर का पैसा वापस कर दूंगा, स्टेटमेंटें भी आई, आपने वापस कर भी दिया होगा। उसका आप लोगों को नुकसान क्या हुआ? अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है और उसमें 12 इंडस्ट्रियल पार्क जो हैं बनाए जा रहे हैं। और आपके बिल्कुल पड़ोसी राज्य पंजाब के अंदर राजपुरा के अंदर जो है वो बनाया गया है और वहां पे 1400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वहां पे होगी, जो सरकार ने वहां पे टारगेट्स रखे हैं। अब होगा क्या? बद्दी बरोटी वाले जिनको आप इतना ज्यादा तंग कर रहे हैं, वो लोग यहां से चले जाएंगे। अभी मेरे को पता लगा है कि जो हमारे बद्दी बरोटी वाला के अंदर जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, उन्होंने बरवाला स्थान है या पंचकूला के साथ, वहां पे जमीनें लेनी शुरू कर दी हैं। यहां से जाने वाले हैं वो लोग। और मैंने एक प्रश्न का आपको लगाया, मैंने कहा भाई यहां से इंडस्ट्री जा रही है, आप बताइए कितनी इंडस्ट्री जा रही है। और मैं माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब को मैंने उस समय बोला भी, मैंने कहा आपका जवाब बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा, इंडस्ट्री बड़ी कम आ रही है यहाँ पे और उसके बाद इंडस्ट्री यहां से जा रही है। उसका बेसिक कारण यही है, जब आप एक सही वातावरण नहीं देंगे तो यहां से जाएंगे। भाई चंद्रशेखर, छोटे भाई, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की बात करते हैं, मैं सुनता रहता हूं ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। मैं चाहता हूं प्रश्न लगाइए आप, उसमें देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में खर्चा कितना हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना पैसा दिया। हिमाचल प्रदेश का उसमें से 1 पैसे का खर्चा नहीं हुआ है। जो पैसा हमें मिला था उसमें से भी हमने कुछ पैसा बचा के रखा है। और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के जो बेसिक रिजल्ट्स आए हैं, मैं चाहता हूं उसके बारे में भी आप लोगों को स्टडी करना चाहिए, उसके बारे में भी देखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री की स्टैब्लिशमेंट ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आने के बाद कम से कम 60% जो यूनिट्स हैं वो धरातल के ऊपर आए हैं। आप क्यों नहीं मानते? आप देखिए, आप उनको निकालिए। अवस्थिति बोलने से कुछ नहीं होगा। आप फैक्ट एंड फिगर के साथ आइए। और फैक्ट मैं बता रहा हूं, 60% तो मैं बता रहा हूं, 60% मैं बता रहा हूं प्लीज। और ये प्लीज नो इंटरप्शन प्लीज। और यहां से बड़े बड़े यूनिट जा रहे हैं और बड़े बड़े यूनिट्स ने अपनी जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को मिनिमम पर ले गए हैं और बाकी की सारी प्रोडक्शन साथ के प्रदेशों से हो रही है। जब तक आप इसी प्रकार से टोका टोकी और इसी प्रकार से सत्य बात को नहीं मानेंगे, हालात को ज्यादा अच्छे होने वाले नहीं है। इसलिए इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और आपकी फूड ग्रेन प्रोडक्शन 3.6% डिक्रीज हो गई है। आपकी जो आप 2 साल की बात कर रहे हैं कि हमने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं, ये देखिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट जो हो रही है 2.1% कम हो गई है।
जीडीपी ग्रोथ रेट बीजेपी के समय में 13.6 था, अभी आपका 8.2 पे आ गया है। जा कहां रहे हैं हम लोग? हम केवल और केवल छोटे लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं, हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना ही है, पावर सेक्टर को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही है। आपको टूरिज्म के अंदर नए नए प्रकार के नियम, हल्के नियम लेकर यहां पे ज्यादा से ज्यादा उसको प्रोत्साहित करना है, लेकिन इस तरफ तो कोई काम नहीं हो रहा। और इन विषयों के ऊपर कई बार हम कोई बात बोलते हैं, आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन सच्चाई है। आपके मन के अंदर अगर ऐसा है कि हमने इसको ठीक करना है, पैरों पे खड़े करना है, तो लो ना कठोर जो आपको कदम उठाने चाहिए। बार बार इधर से बोलते हैं, उधर से टोका जाता है। चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के बारे में बार बार बात होती है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन के बारे में बार बार बात होती है। फिर ये कहा जाता है कि आपके जमाने में ये चीजें थी, हमारे जमाने में जो चीजें थी तो हमने कभी कर्मचारियों की तनख्वाह 1 से 5 तारीख को नहीं की। अगर हमारे जमाने में जो सारी चीजें थी तो हमने कभी यहां खड़े होकर वित्तीय हालत ठीक नहीं है ऐसा रोना नहीं रोया। इसलिए हम लोगों को जो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। पिछली सरकार के समय में मान लीजिए कोई गलत डिसीजन लिए हैं, कोई पॉलिसी गलत बनी है, हमने कोई गलत डिसीजन लिया है, रिव्यू करिए ना। कौन इनकार कर रहा है? कोई इनकार नहीं कर रहा। आपने उसको ठीक करना है, उसके लिए हम आप लोगों के साथ हैं। लेकिन आप लोग जहां से 5 पैसे बचाते हो और लाख रुपया खर्च करते हो, ये कैसे आपका ठीक होगा? आपने ये जो सारी चीजें हैं इनके ऊपर ध्यान देना होगा। अब हमारा वित्तीय ठीक हो, भैया आपका ठीक होगा सारे का सारा। आपने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, अभी आपने माइनिंग पॉलिसी के अंदर कई प्रकार की अमेंडमेंट कर दी, लेकिन क्रशर लगाएगा कौन आपके? आप रोज तो उनसे पैसे बढ़ाई जा रहे हो, बिजली की दरें बढ़ाई जा रहे हो, सेस लगाई जा रहे हो, कौन आएगा आपके पास? और जो यहां पर हैं, जो यहां पे माइनिंग करते हैं, उनकी हालत क्या है आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है। आपकी पार्टी के बड़े नेता, आपकी पार्टी के विधायकों के इलीगल माइनिंग में टिप्पर पकड़े जा रहे हैं। और तो कोई बात नहीं, पकड़े गए तो हमने कौन सा इनकार करें? पकड़े तो पकड़ो, आप पकड़िए। यानी जो आज हो रहा है वो गलत ठीक हो रहा है, आज जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अगर आपके राज में हमारे टिप्पर पकड़े जा रहे हैं, कौन रोक रहा है आपको? कभी हमने फोन किया आपको, इंडस्ट्री मिनिस्टर को बोला है कि हमारा इलीगल टिप्पर किसी का पकड़ा गया तो उसको करिए, लेकिन शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हमारे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के लेवल के जो टिप्पर हैं उनको पकड़ा जा रहा है, और आपके उसके ऊपर अभी पता लगा है, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि इतनी ज्यादा इलीगल माइनिंग हो गई है, और उसके ऊपर आप लोगों को बहुत बड़ा जुर्माना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है। ये सच्चाई है या नहीं है, इसके बारे में भी स्पष्ट करें। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को ठीक नहीं करेंगे, अगर ठीक नहीं करेंगे तो कुछ ठीक नहीं होना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बैंकों के अंदर क्या हो रहा है? अब बैंकों के अंदर अब वन टाइम सेटलमेंट का समय खत्म हो गया। उस वन टाइम सेटलमेंट के समय के खत्म होने के बाद भी आप लोग उसी काम में लगे हुए हैं। और आप लोग वन टाइम सेटलमेंट कैसे कर रहे हैं? जिस व्यक्ति के पास असेट्स हैं, जिस व्यक्ति ने कुछ चीजें आपको गिरवी वहां पे रखी हैं, सारी की सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी वन टाइम सेटलमेंट हो रहा है। ऐसा क्यों है? अगर आप लोग इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा इसका हमें कोई बोलिए कि इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। आपके आईपीएच इतने, हम जब ईमानदारी से काम करेंगे तो बिजनेस वालों को आपके एक्शन को नहीं उठाना पड़ेगा। आपके बग्गी के बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द बोल दिया, चलो निकाल दो जी, स्ट्रॉन्ग तो चलो निकाल दो। अनियमितताएं, वो ताजी ताजी खिचड़ी खाई है, बोला गया होगा कुछ, कोई नहीं, काट दो, कोई बात नहीं। अनियमितताएं लिख दिया जी, आपका शब्द अनियमितताएं कर दिया। कर दो, बदल दो, आपको तो हक है, जो मर्जी करें सर। और बड़ा स्ट्रांग है, आज लास्ट डे के लिए स्ट्रांग है। अच्छा, पानी डाल लो, पानी डाल लो, पानी डालो, स्ट्रांग। वो डाइल्यूट कर दिया ताकि आराम से जाए अंदर। मैं तो ये जो विषय मैं बोल रहा हूं, आपके आईपीएच विभाग के अंदर कल एक बात आई कि अभी एक ही डिवीजन की बात आई है सर, कि एक ही डिवीजन के अंदर प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग
1 करोड़ से ज़्यादा हो गई। आपने कहा बड़ा अच्छा स्टेप लिया आपने कहा मैं सारी पेमेंट्स रोक दूंगा। आपके ध्यान में एक विषय आ गया, यहाँ के किसी विधायक ने उठकर बोल दिया, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इस प्रकार से हो रहा है? हिमाचल प्रदेश के अंदर अंडर द टेबल सारे के सारे टेंडर लग रहे हैं। और इतना बड़ा, मैंने तो एक बात आपसे रखी है, मुझे धन्यवाद करना है माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कि अगर इनके ध्यान में कोई विषय लाया है तो उसके ऊपर एक्शन भी करते हैं। लेकिन हम कितने विषय लाएं? आप सरकार हैं, आप सरकार के होते हुए इन सारी चीजों को लाओ ना। क्यों नहीं करते आप लोग? हम बोलेंगे तभी आप एक्शन क्यों करते हैं? आप लोगों को अगर सचमुच में वित्तीय स्थिति को ठीक करना है तो इन सारे विषयों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, इन सारे विषयों के ऊपर चिंतन करना चाहिए, ताकि हम जो आईपीएच है, पीडब्ल्यूडी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और इवन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इन सभी विभागों के अंदर जो चल रहा है, इन सारी चीजों को मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक करना चाहिए। आपने, भवानी जी ने बोला कल बड़ा अच्छे तरीके से, अब सरकार में विधायक हैं, बोलना भी चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं, आपने कहा कि हम लोग ऋषि मुनि, कहते हैं हम तो ऋषि, माननीय अध्यक्ष जी कहते जी जो हम काम करते हैं ऋषि मुनियों वाला, उसमें जो राक्षस हैं वो खलल डालते हैं। और हमने इनको बोला भी, मैंने कहा भाई बता तो दो, आपकी सीट अब हमारे पास है कि राक्षस हम हैं या ये हैं, पता लगे। अब बताइए, संस्थान बंद कर दिए आप लोगों ने। मैं यही डिफाइन कर रहा हूं श्री चंद्र कुमार जी, आपने संस्थान बंद कर दिए तो आप ऋषि मुनि हो गए। जब आपने संस्थान खोल दिए तो राक्षस कौन हुआ? भाई ऋषि मुनि भी आप ही हैं, राक्षस भी आप ही हैं। आप पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक शोर मचा दिया कि बहुत बड़ा, पिछले एक वर्ष के अंदर जयराम ठाकुर ने हजारों संस्थान खोल दिए और वो गलत खोले। अगर आपकी बात बिल्कुल सही है तो आपने 2 वर्षों के अंदर उन्हीं संस्थानों को दोबारा से खोलना क्यों शुरू किया? पिक एंड चूज क्यों कर रहे हो? अगर पिक एंड चूज, नीड बेस्ड कौन सी डेफिनेशन लगा रहे हो आप? यानी नीड बेस्ड, जहां कांग्रेस का विधायक है वहां नीड है और हम नीडलेस हैं, यह मतलब है आपका। लेकिन आप जिस प्रकार का काम कर रहे हैं इससे फायदा होने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपने अगर एक बार डिसीजन ले लिया कि हम लोगों ने गलती की है, हम लोगों ने, हाँ आप लोगों ने, जब हमने, भैया 2 मिनट जरा जल्दी खत्म करना मेरे को प्लीज। आपने संस्थान बंद कर दिए, बोला गया जय जयकार हो गई श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की। जय जयकार होनी भी चाहिए भाई, बहुत बड़ा स्टेप है। आप स्कूल बंद कर रहे हैं, बहुत बड़ा स्टेप है। अंदर से हम लोग भी बोलते हैं कि यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जब अच्छा काम कर रहे हो तो फिर जो आप इस सदन के नेता हो तो उसके ऊपर आपको स्टैंड लेना चाहिए। फिर आपको राजनीति अंदर नजर नहीं आनी चाहिए कि जब उपचुनाव शुरू हो गए तो आपने सर्कल खोल देने, उपचुनाव शुरू हो गए तो आपने डिवीजन खोलने शुरू कर दिए। अगर इस प्रकार का आप काम करेंगे, मैंने पहले कहा, अगर आप सचमुच में अंतरात्मा से जो चाहते हैं कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े तो आपको इन सारी बातों का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप लोग इन सारी बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कोई बहुत अच्छा, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। हमारे पास 2 सेक्टर हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक इंडस्ट्री है, एक पावर है और एक हॉर्टिकल्चर है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की तरफ आप लोगों को, जो आप डिसीजंस की बात करते हैं, जो बोलते हैं आप, इनके ऊपर आप चीज़ों को जो है वो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है सोचना, और इसके ऊपर आपको चिंतन करना भी ज़रूरी है। इंडस्ट्री तभी आएगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये मैं बोल रहा हूँ बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, जिस प्रकार के डिसीजन आपने लिए हैं, चाहे वो आपका मेडिकल डिवाइस पार्क है और चाहे आपका ड्रग पार्क है, कोई बड़ा प्लेयर आपके पास आने वाला नहीं है। आपके पास कोई नहीं आएगा, मैं यहां खड़े होकर बोल रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपकी करनी और कथनी में अंतर है। आपकी करनी और कथनी में जब अंतर रहेगा तो कोई नहीं आएगा। आप अपने लोगों को खुश करने के चक्कर में पॉलिसी और प्रोग्राम अगर बनाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं मानता हूं
सभी लोग बोलते हैं ये आप माने ना माने मुख्यमंत्री महोदय, ये आपसे बड़े दुखी हैं। ये दुखी इसलिए हैं, नहीं दुखी इसलिए हैं, मेरी पूरी बात होने दो ना, फिर आपकी बात भी आ जानी। आप तो बोल नहीं सकते, गूंगे हैं सारे, मैं बोल रहा हूं, बोलने दो ना। ये आपसे दुखी हैं, वो दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप किसी की बात नहीं मानते। एक बार आपने मेरे को फोन किया था, याद करिए आपने मुझे फोन करके बोला था कि हाँ यार अच्छे सजेशन दिया करो यार, आप ना कई बार ज्यादा करते हो, बोलते हो। तो मैंने बोला था, मैंने कहा सर जितने भी हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, आप उनकी बात माना करो, लेकिन आपको बात मानने की आदत नहीं है। जिस समय व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे से समझदार कोई नहीं है, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो मैं उसके लिए शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता आपके लिए। लेकिन आप जो अच्छे डिसीजन हमारे सभी मित्र देते हैं उनकी बात मानिए। वो मानी जा रहे, वो बेचारे रोई जा रहे हैं इंडस्ट्री मिनिस्टर, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप उसको कहते चल चल अपनी सीट पे, यहाँ कोई बात करने की जरूरत नहीं। यानी ऐसा वातावरण बना है। पहली सरकार ऐसी देखी है जिसमें, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी ये याद रखना आप मेरी बात, क्योंकि पता को बड़े लंबे समय तक हम यहाँ पे कोई गेम खेलने वाले नहीं हैं, ये पता नहीं छोटी गेमें होती हैं। इतिहास लिखा जाएगा हिमाचल प्रदेश का, उस समय सभी का वर्णन आएगा, तो आपका जो वर्णन है कोई बड़ा अच्छा आने वाला नहीं है। कि यहाँ आके बड़े भेष थपथपाते हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2027 में आत्मनिर्भर, कहाँ की आत्मा, कहाँ का आत्मनिर्भर। आप जिस तरीके से चले हैं, मुझे लगता है हिमाचल के बारे में, आप रोज टेलीविजन देखा करो शाम को, उसमें देखो हमारी क्या हालत है, क्या कुछ बोलते हैं लोग हमारे बारे में। इसलिए अगर कोई नैरेटिव बन रहा है तो उसके बारे में चिंतन करना अति आवश्यक है। जो नैरेटिव बन रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर एलओपी साहब या हमारे लोग या उधर के लोग कोई आपको चार चीजें अच्छी बोलते हैं तो उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। और अगर आप इसी प्रकार से अड़े रहेंगे, आप किसी की बात नहीं मानेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें को बहुत ज्यादा अच्छा निकले। मैंने आपको इसमें बोला है कि अब कई बार भाई सोचेंगे पता नहीं हमारे एंटी बोल रहा है, मैं वैसे सुजेशन दे रहा हूं, समझना चाहिए उसको। मेरे पास सेब के बाग हैं और मेरे को वहां से 50 करोड़ रुपया बचता है, मिलता है। मैं एग्रीकल्चर में आता हूं, इसलिए कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद आपने वो उस पैसे से यहाँ होटल खरीदे हैं, उस होटल को आपने लीज पे पंजाब के लोगों को दिया है। बनाओ ना कोई कायदा कि जो हमारे व्यक्ति ने पंजाब के लोगों को लीज दिया है, लगाओ ना उस पर जो लगाना है आपने, उसके ऊपर पॉलिसी बनाओ ना, ताकि आपको चार पैसे आए बड़े ढंग से। लेकिन आपने ये चीजें नहीं सोचनी। आपने क्या सोचनी है, गरीब को कैसे मारना है, इंडस्ट्रीज को कैसे भगाना है। जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, जो अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं इंडस्ट्री के कारण से, उनके बारे में आपका चिंतन बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करते हुए कि आपका जिस प्रकार से आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उसके कारण से आने वाले समय में ना तो यहाँ कोई इंडस्ट्री आएगी, और जो बातें आप बोल रहे हैं ये मैंने उसका भी हक ले लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप कभी जो कुछ करते हो उसके ऊपर कभी रात को सोते समय मनन किया करो कि मैंने सेस के बारे में ऐसा बोला था, स्टैंड कहाँ है, मैं क्या कर रहा हूं, खड़ा कहाँ हूं, क्या मिलेगा, क्या कुछ निकलेगा। अगर इन बातों के बारे में आप चिंतन करेंगे ना सर, तो पक्का सब कुछ ठीक होगा। और ये जो आपके छोटे छोटे जो गलत डिसीजन है, इनको ठीक करिए। अगर आप इनको ठीक करेंगे तो मैं माननीय अध्यक्ष जी ये दावे के साथ कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। लेकिन आपके मन में कुछ और है और आपके मुंह के ऊपर कुछ और है। अगर ऐसे आप चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश बड़े लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अब माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, एक पॉइंट है ना। एक इन्होंने बोला कि ये होटल खरीदा किसी ने, प्राइवेट ने। मेरे को बता तो दो कि कौन है होटल 50 करोड़ का। तो अच्छा जनरल बात ठीक है। अच्छा स्वीपिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, चलिए।